हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अर्धवार्षिक परीक्षा के पार्ट सेकंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट सेकंड को पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। जो सेकंड पेज था पेपर का उसको पूरा सॉल्व करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू है रिलेटेड पिक्चर को लेकर, लेकिन आगे क्लियर 2-3 मिनट बाद होने वाला है। 2-3 मिनट बाद क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कलन विधि से गति के द्वितीय समीकरण यहाँ पर देख सकते हैं। खंड द कलन विधि से गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। कलन विधि से द्वितीय समीकरण का निगमन के लिए हम कहेंगे, चूंकि यहाँ पर जो वेग होता है, वेग बराबर क्या होता है, और ऐसे लिख दीजिए कलन के अनुसार, ऐसे कलन के अनुसार चूंकि वेग v बराबर क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, दूरी परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो वेग v बराबर होता है ds/dt। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करने के लिए बोला गया है, जिसमें कि यस बराबर होता है, तो ये dt को हम इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा v, और यहाँ dt बराबर क्या हो जाएगा, ds। कन्फर्म है? अब देखिए हमारे सूत्र में जो होता है यस आगे होता है और भी dt पीछे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे। ये जो ds है वो हम इधर कर देंगे और जो भी dt है इसको इस तरफ कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे या ds बराबर हो जाएगा ds बराबर v dt। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया ds बराबर v dt। समीकरण नंबर हम इसको 1 कह ले रहे हैं। अब चलिए अगले पेज पे चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, क्योंकि इसका हम लोग यूज आगे करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या आया था हमारा, ds बराबर यहाँ पर आया था v dt, यही आया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1 से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था पिछले पेज में, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे भी इसको लिख दिया। आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का उचित समाकलन करने पर, ठीक है, जब ये उचित शब्द लगा देते हैं तो यहाँ सीमा लगाना पड़ेगा। उचित समाकलन करने पर, तो देखिए समाकलन जब भी किया जाता है बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। दोनों तरफ ये चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समाकलन ds हो जाएगा और यहाँ पर समाकलन यहाँ पर हो जाएगा dt और यहाँ पर हो जाएगा v। ठीक है, तो देखिए ds v dt यहाँ ऊपर था, बस समाकलन का दोनों तरफ चिन्ह लग गया है। तो ये दोनों पक्षों का अभी समाकलन हुआ है। अभी जब हमें उचित समाकलन करना है तो उचित के लिए यहाँ हमें इसकी सीमा लगानी पड़ेगी। तो देखिए प्रारंभ में वस्तु द्वारा चली गई दूरी 0 होती है। ठीक है, जब भी हम इसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं और बाद में यस दूरी वो चल लेता है। यहाँ पर देखिए dt है, तो हमें t यानी टाइम के हिसाब से लिमिट लगाना पड़ेगा। शुरू में टाइम क्या है, 0 है, और बाद में क्या हो जाता है, t हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समाकलन का नियम होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम इसको ऐसे ही नोट करेंगे और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना v बराबर क्या होता है, गति के पहले समीकरण में v बराबर होता है u + at, ऐसा होता है। तो यही मान हम यहाँ पर बीच में रख देंगे और इसको हम ज्यों का त्यों ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन बीच में हम v की जगह क्या लिखेंगे, u + at। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हम इसको ऐसे ही उतारते हैं और यहाँ पर या करके लिख सकते हैं, और इस तरह से यहाँ 0 से यस हो जाएगा, यहाँ ds हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आप कोष्टक खोलते हैं तो गुणा होता है, तो यहाँ पर बस यही ध्यान देना है कि आगे भी गुणा होगा और पीछे भी गुणा होगा। तो यहाँ पर 2 पद हैं, तो ऐसे पहले प्लस लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर u है और यहाँ पर at है, चलिए हम इसको लिख दिए।
अब देखिए ये कोष्टक खुलेगा तो इसका भी गुणा दोनों में होगा, तो ये पीछे dt लग जाएगा और यहाँ पर आगे क्या लगेगा, तो ये 0 से t तक समाकलन 0 से t तक इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब समाकलन लग चुका है तो जो अचर पद रहता है वो बाहर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि बाहर कौन सा नहीं जाएगा, जैसे देखिए यहाँ t है और यहाँ dt है, तो d के बगल में जो राशि है अगर वही राशि अंदर भी है तो वो तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बाकी उसके अलावा जो है वो अचर पद है वो बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए u बाहर चला जाएगा, यहाँ पर a बाहर चला जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 से यस, यहाँ ds बराबर u, अब यहाँ देखिए 0t dt, और यहाँ पर a बाहर चला जाएगा और ये हो जाएगा t dt फ्रॉम द लिमिट 0 to t। ठीक है, यानी t dt आपका अंदर रहेगा, ये a बाहर चला जाएगा। अब ये क्यों बाहर चला जाएगा यहाँ बता दीजिए, चूंकि u तथा a नियत है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोगों ने शुरुआत में मानते हैं तो शुरुआत में ही हम लोगों ने ले लिया है इसकी वजह से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा समाकलन होने वाला है, तो देखिए जब अंदर कुछ नहीं है, देखिए ds है और यहाँ समाकलन अंदर कुछ भी नहीं है, तो d के बगल में जो राशि रहती है समाकलन करने पर वही वही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ के चलिए कि अगर अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे देखिए यहाँ अंदर t है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो ऐसे कंडीशन जो d के बगल में रहता है वही राशि आ जाता है और यहाँ हम लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, तो 0 से यस तक यहाँ लिमिट लग जाएगी, यहाँ पर भी ये u हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, चलिए अब आपकी बारी है बताइए। तो देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है लेकिन यहाँ d के बगल में t है तो यहाँ पर भी t आ जाएगा, यहाँ यस था तो यहाँ यस आया हुआ था। ठीक है, और ये लिमिट कैसे रखते हैं ये तो बताया ही गया था कि लिमिट जो है d के बगल में जो रहता है, समय है तो समय वाला लिमिट रहेगा और दूरी है तो दूरी वाला लिमिट रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 से t, इसको भी हम इसी समय लगाते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा t का समाकलन क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए t का समाकलन होता है t²/2। क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि x की पावर n dx का जो फार्मूला होता है समाकलन में x की पावर n+1/n+1 ऐसा होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई लिमिट लगा हुआ है, लिमिट जैसे a से b तक है अगर, तो इसको हम ये पूरा घेर करके a to b ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, तो फार्मूले के हिसाब से हम इसको ऐसा कर देंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा देखिए यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यस ut और यहाँ t²/2 है, तो उच्च सीमा में से हम निम्न सीमा को यहाँ घटाते हैं। जो नीचे अक्षर है अक्षर को हम उच्च सीमा पहले रखते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ पे निम्न सीमा रखते हैं और फिर यहाँ बीच में माइनस लगाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर 2 अक्षर था तो बाहर मैंने निकाल लिया था। इसके बाद इसको जब हम लिखेंगे तो देखिए यहाँ हमारा गति का द्वितीय समीकरण आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित करो। ठीक है, तो देखिए कभी भी अगर आपको यहाँ पर बदलने वाला आ जाए, विमीय तरीके से बदलने वाला आ जाए, तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप बता दीजिए, क्या बता दीजिए, आप बताना पड़ेगा आपको कि जूल कार्य का, जूल किसका मात्रक है, जूल कार्य का यमकेयस पद्धति में मात्रक है तथा अर्ग, तथा जो अर्ग है वो किस में मात्रक है, सीजीएस पद्धति में मात्रक है। किस में मात्रक है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में कार्य का मात्रक है। ठीक है, तो ये आपने बता दिया। अब आपको देखिए बहुत ही आसानी से इसको करना है। क्या करेंगे, ठीक है, तो यहां लिखेंगे
कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र, तो जो भी राशि बदलनी है उसका विमीय सूत्र आपको जरूर पता होना चाहिए। कार्य का विमीय सूत्र, तो देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल का mLT - 2, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कर लिख लेते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल का क्या होगा, बल का होगा mLT - 2 और विस्थापन का L, तो ये हो जाएगा m L के पावर 2 T के पावर -2, ठीक है, यही होगा। तो अब हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे क्या, यहाँ थोड़ा सा हमने परिचय दे दिया, जूल कार्य का एमकेएस पद्धति में मात्रक है तथा अर्कसीजीस पद्धति में कार्य का मात्रक है। कार्य का विमीय सूत्र बराबर इतना, ठीक है। तब विमीय विधि से, ठीक है, ऐसे विमीय विधि से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए जो मेन फार्मूला होता है वो क्या होता है, मेन फार्मूला होता है N1, ये जो विमीय सूत्र है उसके आगे n लगाना रहता है। यहां पर इस तरह से आप बता देंगे, सब में 1 लगा देंगे पहले लिखने के लिए, और बाद वाले को क्या कर देंगे 2 कर देंगे, N2, यहाँ पर क्या हो जाएगा M2, यहाँ पर L2 और यहाँ पर T2, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोगों को N2 का मान निकालना होता है। देखिए 1 जूल ये दिया है, ये पहली पद्धति है और ये दूसरी पद्धति है, ठीक है। तो ये पहली पद्धति में हमने लिखा हुआ है, ये दूसरी पद्धति में लिखा है, तो विमीय से इस तरह से होगा। तो आपको जो भी आपका मात्रक दिया रहेगा जिसको बदलना है उसको पहले बता दीजिए कि किस राशि का मात्रक है, इसको उसको बताने के बाद आप उसका विमीय सूत्र लिख करके आगे N1 और N2 लगा के इस तरह से लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हमें N2 का मान निकालना होता है, हमें किसका मान निकालना होता है N2 का। तो जब N2 का मान निकालेंगे तो ये पूरा राशि इसके नीचे आ जाएगा, ये पूरा राशि इसके नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये पूरी राशि इसके बटे में आ जाएगा। तो हम यहाँ देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, आप देखिए पक्षांतर का नियम तो आप समझते होंगे। तो ये हो जाएगा क्या M1 L1, ठीक है, और T1, और बटा में एकदम जिसके जस्ट बटा में लिख दीजिए M2 L2 T2। अब इसको ना आप क्या करिए अलग अलग कर दीजिए, कैसे कर दीजिए अलग अलग। तो देखिए यम में कोई पावर नहीं है, यल में क्या है, यल में पावर 2 है, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, और T में यहाँ पर क्या है, T में यहाँ -2 है तो यहाँ -2 लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बता दीजिए, यहाँ N1 बराबर क्या है 1 जूल, ठीक है, और जूल, अब जूल क्या होता है एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है, तो N1 बराबर 1 जूल, ठीक है। अब M1 भी बताना है आपको, M2 भी बताना है आपको, L1 भी बताना है आपको, L2 भी बताना है आपको, T1 भी बताना है और T2 भी बताना है, ठीक है। तो ये देखिए पहली पद्धति एमकेएस पद्धति है, तो देखिए यम क्या होता है, यम क्या है बताइए, किलोग्राम है भाई, एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकेंड। अच्छा हमें सीजीएस में बदलना है, तो सीजीएस में क्या होगा ग्राम होगा, ये क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। चलिए यल क्या है, यहाँ मीटर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि सेमी हो जाएगा, और समय का तो सेकंड ही होगा दोनों में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये N2 क्या है, N2 का हमें मान ज्ञात करना है, N2 बराबर दूसरी पद्धति के, ये दूसरी पद्धति मतलब कि सीजीएस का, सीजीएस में आंकिक मान है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ठीक है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत छोटा कर दिया, लेकिन चलिए हम इसको शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा किग्रा और यहाँ पर हो जाएगा ग्राम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मीटर और नीचे क्या हो जाएगा सेमी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसका जो पावर है, पावर भूलेंगे नहीं, तो यम पे कोई पावर नहीं था, यहाँ पे 2 था। चलिए यहाँ पे हो जाएगा सेकंड और यहाँ पर भी हो जाएगा सेकंड, ठीक है। इस तरह से जो भी है यहाँ पे हम लिख लेंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू करने जा रहे हैं, रखने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए किग्रा को हम ग्राम में बदलेंगे, क्योंकि हमें क्या है आंकिक मान निकालना है, तो हमें मात्रक से कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको सेम कर देंगे।
ठीक है। तो छोटे मात्रक में ही चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो किग्रा है, यहाँ पर हम 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ग्राम हो गया। यहाँ पर गुणा करके, ये गुणे में ही है, यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 100 सेमी, और बटा में भी क्या है, सेमी है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड से सेकंड कट जाएगा और यहाँ पर ये 1 के पावर में -2 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेमी से सेमी कट जाएगा, तो N2 बराबर यहाँ पर आ चुका है ये 1000, और यहाँ पर ये 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, इस तरह से कुल मिलाकर कितने जीरो हो गए हैं, 5 जीरो हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको पावर में लिखें तो क्या लिखेंगे, हम पावर में लिखेंगे 10 की घाते 5। तो इस तरह से हमारा N2 का मान आ चुका है। तो हम कहेंगे इस प्रकार 1 जूल, ठीक है, 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 10 की घाते 5 अर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। क्या मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का स्क्वायर था, हम लोगों ने स्क्वायर नहीं किया। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4, तो यहाँ पे ये 4 जीरो यहाँ पर और 3 जीरो, यहाँ पे 7 जीरो होगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो 100 का भी तो स्क्वायर करना है। तो 100 का जब स्क्वायर करेंगे 10,000 आएगा, जिसमें कि 4 जीरो और 3, 4 3 7 जीरो, तो यहाँ 10 की घाते कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जूल बराबर 10 की घाते 7 अर्ग। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर आ चुका है, हम लोगों ने अपना चेंज कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, सीमांत घर्षण के नियम लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ग है, सीमांत घर्षण किसे कहते हैं और सीमांत घर्षण के नियम लिखिए। तो यहाँ देखिए क्या होता है सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान, ठीक है। देखिए जब भी कोई पिंड रुका हुआ होता है और हम थोड़ा सा बल लगाते हैं तो वो चलता नहीं है, क्यों, क्योंकि घर्षण बल उसको रोकता है, ठीक है। जब हम बल बढ़ाते हैं तो घर्षण बल जो होता है वो और बढ़ जाता है, और बढ़ाते हैं और बढ़ जाता है। एक ऐसा मान आता है जब वो घर्षण बल अधिकतम हो जाता है, तो वही बोला जा रहा है, आपको क्लास में समझाया भी गया था। इस स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जब पिंड ठीक गति प्रारंभ करने वाला होता है सीमांत घर्षण बल कहलाता है। देखिए यहां पर अगर आप चित्र बना देते हैं तो और भी अच्छा है। यहां पर देखिए एक पिंड है जो यहां पर रखा हुआ है क्षैतिज तल पर, इसका भार नीचे की तरफ काम कर रहा है और इसका तल की प्रतिक्रिया ऊपर यन काम कर रही है। जैसे ही हम थोड़ा सा बल लगा रहे हैं, देखिए इसका घर्षण विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ये देखिए इसकी लंबाई थोड़ी सी है तो थोड़ा सा घर्षण बल भी काम कर रहा है और ये पिंड टिका रहेगा, हिलेगा नहीं। जैसे ही हमने अपना बल थोड़ा बढ़ाया है, देखिए अब ये तीर जो देख रहे हैं ये इससे क्या है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर जितना बड़ा ये है उससे उतना ही बड़ा ये बल भी हो जा रहा है, ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। लेकिन अब ये अधिकतम हो गया है, जैसे ही बल बढ़ाया जाएगा ये अब चल ही देगा, ठीक चलने ही वाला है। तो इस स्थिति में जो स्थैतिक घर्षण बल का मान है वो अधिकतम है और यही सीमांत घर्षण बल कहलाता है। तो Fs का जो अधिकतम मान है यही सीमांत घर्षण बल है। अगर हम यहाँ पर इसके नियमों की बात करें, ठीक है, तो इसके 3 नियम हैं। सीमांत घर्षण के नियम, सीमांत घर्षण बल तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है परंतु उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए जो 2 तल हैं अगर वो खुरदुरे हैं या चिकने हैं तो उन तलों पर ये सीमांत घर्षण निर्भर करता है, लेकिन क्षेत्रफल का इसमें कोई सवाल नहीं है। क्षेत्रफल पर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो ये निर्भर नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है सीमांत घर्षण बल संपर्क तल के समांतर। तो देखिए इसका तल, देखिए ये तल ऐसे क्षैतिज है, तो देखिए ये तल के समांतर लगा हुआ है। तथा आरोपित बल, हम जिधर बल लगाएंगे, अगर इधर बल लगाएंगे तो इधर रहेगा, अगर इधर बल लगाएंगे तो इधर। बल के उल्टे दिशा में विपरीत दिशा में काम करता है, तो यही यहाँ लिखा है, बल के आरोपित बल के विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। और तीसरा वाला जो सबसे मेन है सीमांत घर्षण बल Fs
अविलंब प्रतिक्रिया r के समानुपाती होता है, अर्थात एफ एस प्रोपोर्शनल आर या एफ एस बराबर म्यू एस आर, जहां म्यू एस क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। तो देखिए ये म्यू एस एक नियतांक, समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि एक परंपरा है, एक नियम है कि समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लग जाता है। तो यहाँ म्यू एस क्या है, समानुपाती नियतांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्या कारण है कि गर्मियों में सफेद तथा जाड़ों में रंगीन कपड़े सुखदायी होते हैं। तो देखिए सफेद कपड़े क्या होते हैं, अपने ऊपर आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं, यानी कि जो है बाहर फैला देते हैं, बाहर उसको परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, अपने ऊपर आया उसको बाहर की तरफ फेंक देते हैं, ठीक है, परावर्तित कर देते हैं। जबकि रंगीन कपड़े जो हैं ये आपतित प्रकाश, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिससे गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने पर ठंडक महसूस होता है तथा जाड़ों में रंगीन कपड़े पहनने पर हमें गर्मी का अनुभव होता है। यही कारण है कि गर्मियों में सफेद तथा जाड़ों में रंगीन कपड़े सुखदायी होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने खंड द जो है उसको भी पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा एक लास्ट खंड बचा है, खंड य, जिसमें कि सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, और उड्डयन काल का सूत्र भी निकालना है। अथवा में दिया है कलन विधि से। तो देखिए आपको बताया गया था क्लास में कि जो कलन विधि होता है उसका जो उस विधि से निगमन है गति के समीकरणों का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए पहला और तीसरा है और यहाँ दूसरा है। तो देखिए कुल मिलाकर के तीनों आया हुआ है। कलन विधि से प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण का निगमन करो, और यहाँ पर है समांतर चतुर्भुज से बलों का परिणामी, 2 सदिशों का परिणामी और उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम लोग आइए आगे करते हैं। तो चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। खंड य है, यहाँ पर प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, प्रक्षेप के उड्डयन काल का सूत्र निकालो। ठीक, तो यहाँ देखिए जब कोई पिंड पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्व के अंतर्गत एक वक्र पथ पर गति करता है। पिंड की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, जैसे आप धरती पर खड़े हैं तो एकदम सीधे ऊपर नहीं फेंकना है, जैसे रॉकेट खड़ा होता है वैसे नहीं फेंकना है, थीटा कोण पर, या तो आगे या पीछे, मतलब न्यून कोण पर आपको फेंकना है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्व के अंतर्गत वक्र पथ पर गति करता है। पिंड की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से कुछ मूल बिंदु बनाएंगे, यहाँ x अक्ष, यहाँ y अक्ष, इस तरह का प्रक्षेप का पथ होगा। यहाँ पर हम थोड़ी सी दूरी लेकर इसको u मान लेंगे, जहाँ से हम x अक्ष पर लंब डालेंगे तो ये जो दूरी होगा ux होगा, और यहाँ पर y पर जो लंब डालेंगे तो ये uy होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसका हम थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ देंगे कि माना बिंदु O से एक पिंड क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से फेंका जाता है। तो इसको हम बांट चुके हैं 2 घटकों में, क्षैतिज घटक ux और ऊर्ध्वाधर घटक uy। तो कभी भी आप किसी भी सदिश को अगर 2 घटकों में वियोजित करते हैं, जिधर थीटा होता है उधर कॉस होता है और उसके जस्ट परपेंडिकुलर में साइन होता है। तो यहाँ पे ux बराबर होगा u cos थीटा और uy बराबर होगा u sin थीटा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये हो चुका है। अब यहाँ बताना पड़ेगा कि चूंकि पिंड गुरुत्व के अंतर्गत गति कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षैतिज वेग है, यानी ये वाला वेग बदलेगा नहीं, लेकिन ये वाला वेग बदलेगा, क्योंकि ये जा रहा है ऊपर, ये कार्यरत है ऊपर और गुरुत्वीय त्वरण कहाँ कार्यरत है, नीचे।
तो इस तरह से, परंतु ऊर्ध्वाधर वेग स्मॉल जी के कारण लगातार बदलता रहता है, अतः ओ एक्स दिशा में प्रारंभिक वेग यू एक्स बराबर हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो देखिए ये जो है ये यू एक्स थीटा के दिशा में है तो यू कॉस थीटा हो जाएगा, तथा इसका त्वरण जो है इधर त्वरण शून्य होगा, यानी क्षैतिज दिशा में जो त्वरण होगा वो शून्य होगा। इसी तरीके से ओ वाई दिशा में अगर बात करें तो ये देखिए वेग का जो घटक है यू वाई है और यू वाई बराबर यू साइन थीटा, तथा इसका त्वरण ए वाई बराबर यहाँ पर होगा माइनस जी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग प्रक्षेप का पथ परवलयाकार है ये सिद्ध करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ गति का दूसरा समीकरण लेंगे, हम लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। यहाँ पर आपको सिर्फ लिखने में थोड़ा दिमाग लगाना है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में, और इसके बाद अगर आप चित्र बना लेते हैं और इस तरह से करते हैं तो इसके बाद आपका बहुत सरल है। तो देखिए गति के द्वितीय समीकरण क्या होता है, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर दोनों ही विस्थापन निकालेंगे, मतलब क्षैतिज दिशा में भी निकालेंगे और ऊपर का ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ भी निकालेंगे। ठीक है, तो गति के द्वितीय समीकरण से यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक चीज लिखेंगे स्मॉल टी समय बाद, ठीक है, तो स्मॉल टी समय बाद क्षैतिज विस्थापन कितना होगा, यानी कि क्षैतिज दिशा में, यानी ऐसे यक्ष अक्ष की दिशा में क्षैतिज विस्थापन कितना होगा। तो देखिए क्षैतिज विस्थापन हम इधर दिशा में यक्ष मानेंगे और ऊपर का वाई मानेंगे, क्योंकि ये यक्ष अक्ष है तो इधर यक्ष होगा। तो यहाँ यक्ष की जगह हम एक्स ले लेंगे, यहाँ यू की जगह हम यू यक्ष लेंगे, क्योंकि हम क्षैतिज वाला यक्ष वाला निकाल रहे हैं, और यहाँ टी की जगह टी ही रहेगा हाफ। अब जो ए है ए की जगह ए एक्स रहेगा और टी स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ हम बताएंगे कि यहाँ, अब बताइए यू एक्स बराबर क्या होगा, यू कॉस थीटा होगा, तथा यहाँ पर ए एक्स बराबर 0 होगा। तो जब हम ये मान यहाँ रखेंगे तो एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, और यहाँ जब 0 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए एक्स का मान 0 है तो जब हम 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको टी मिल गया, या टी बराबर हमको क्या मिल गया, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो देखिए आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्षैतिज दिशा में विस्थापन निकालना है। ठीक है, अब हम लोग क्या कहेंगे, जब क्षैतिज हो गया तथा टी समय बाद अब हम ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो फिर से यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y बराबर, ठीक है, जो यक्स है यक्स की जगह यहाँ यक्स रखें, यहाँ y रहेगा, यहाँ हो जाएगा u, तो यहाँ यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ बता दीजिए कि यहाँ पर यू वाई बराबर हम लोग क्या लेंगे, यू साइन थीटा, जो कि हम लोग पहले भी यहाँ बता चुके हैं, और ए वाई बराबर लेंगे माइनस जी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, यहाँ हो जाएगा u साइन थीटा टी प्लस, अब यहाँ देखिए जब यहाँ माइनस जी यहाँ रखेंगे तो ये माइनस प्लस का गुणा होकर यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ चलिए हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y बराबर u साइन थीटा, और यहाँ t का मान क्या है, x अपान u कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे x अपान u कॉस थीटा, इसके बाद 1/2 g, यहाँ t की जगह x अपान u कॉस थीटा, और यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा आएगा, यहाँ देखिए u से u कट जाएगा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे x टैन थीटा
-1/2 gx² बटा u² cos² थीटा। तो अब यहां पर हम कहेंगे y बराबर ये किस रूप का है, ठीक है, तो ये y बराबर bx - cx² के रूप का है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि चूंकि यह समीकरण y बराबर bx - cx² के रूप का है, अतः यहाँ ये भी बता दीजिए जो कि एक परवलय को प्रदर्शित करता है, जो कि एक परवलय को प्रदर्शित करता है, जो कि एक परवलय को प्रदर्शित करता है, अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। इस तरह से देखिए हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये जो यहाँ पर ये जो समीकरण है ये समीकरण परवलय का है, तो इस तरह से यहाँ पे परवलयाकार ये फार्मूला सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप गति के दौरान जितने समय पिंड हवा में रहता है, तो ठीक है, यहाँ पर जैसे देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए ये प्रक्षेप में जितने समय तक ये पिंड हवा में है, ये ऊपर से नीचे पहुँचने तक, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने तक जितने टाइम ये हवा में है, फेंकने के बाद धरती पर पहुँचने से पहले, यही उड्डयन काल होता है। क्या होता है? उड्डयन काल। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रक्षेप गति के दौरान जितने समय पिंड हवा में रहता है उस समय को प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कंडीशन होगा। माना प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर, यानी सबसे ऊंचाई पर पहुंचने पर पिंड को स्मॉल t समय का समय लगता है। कितने का समय लगता है? स्मॉल t समय का समय लगता है। तथा उच्चतम बिंदु पर पिंड को ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है। जब बताइए, जब एकदम ऊंचाई पर जब यहाँ पर पहुंच गया है तो यहाँ पर इसका ऊपर वाला वेग 0 हो चुका है, अब वो नीचे ही नीचे आएगा, ठीक है। तब गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at। अब चूंकि हम ऊपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ नीचे y लग जाएगा। क्या लग जाएगा? y, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा vy बराबर uy प्लस ay, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा t, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर vy हमारा 0 हो चुका है। uy की जगह हम रखेंगे u साइन थीटा, यहाँ पर रखेंगे -gt, ठीक है। तो अब ये gt इधर आएगा तो यहाँ या करके हम क्या लिख सकते हैं? gt बराबर हो जाएगा u साइन थीटा, और यहाँ पर अगर हम t का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा, देखिए ये उच्चतम बिंदु तक पहुँचा है तो जितना टाइम लिया है ऊपर पहुँचने में उतना ही समय नीचे आने में लेगा। t समय लिया है ऊपर पहुँचने में तो t समय नीचे भी लेगा, तो टोटल जो टाइम होगा दोनों तरफ का 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2t। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पिंड जितने समय में उच्चतम बिंदु पर जाता है उतने ही समय में नीचे आता है, अतः टोटल हो जाएगा बड़ा वाला t, यानी उड्डयन काल जो कि हम लोग निकाल रहे हैं, उड्डयन काल t बराबर क्या हो जाएगा? 2 स्मॉल t, यानी जितना समय लिया ऊपर जाने में उतना ही समय नीचे लिया है। तो इसको पूरा हम लाइन कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पर जितने समय में पिंड उच्चतम बिंदु पर जाता है उतना ही समय नीचे आने में लेगा, तो t बराबर 2t हो जाएगा। हमारा फाइनल जो इसका रिजल्ट आएगा, तो देखिए t का जब हम u साइन थीटा अपॉन g मान रखेंगे तो 2u साइन थीटा अपॉन g हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा अपॉन g, और ये उड्डयन काल समय है तो इसका मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का ये जो क्वेश्चन था हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया उड्डयन काल का सूत्र निकालने के लिए। अब हम लोग अथवा क्वेश्चन करेंगे
और अथवा क्वेश्चन में क्या है, कलन विधि से अथवा प्रश्नोत्तर, ठीक है, अथवा प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर क्या था, कलन विधि से v बराबर u प्लस ए टी तथा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का निगमन, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट में कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कलन विधि से जब हम निगमन करेंगे तो थोड़ा सा हमको रिफरेंस देना पड़ेगा। तो देखिए कुल मिला के गति के समीकरण में 5 चीज होती है, u v a t s। तो इसी को थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा। माना कोई पिंड u वेग से नियत त्वरण a से गतिमान है तथा t समय में s दूरी चलने पर उसका वेग v हो जाता है, तब कलन के नियमानुसार। तो यहाँ पे कलन के नियमानुसार त्वरण क्या होगा, बताइए त्वरण क्या होगा। देखिए त्वरण क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, डी वी बटा डी टी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब ये डी टी का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डी टी बराबर डी वी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी वी। चूंकि हम लोगों का वी आगे होता है, चूंकि वी आगे है तो इसीलिए हम इसको इधर कर ले रहे हैं और इसको इधर कर ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। चूंकि देखिए इसको हमने पलट दिया, डी वी वी इधर हो गया, ए डी टी इधर आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का उचित समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का उचित समाकलन करने पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए उचित समाकलन करेंगे तो दोनों ही तरफ समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, बाकी जो है वही उतार लेंगे, लिख लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर v है, तो अब बताइए v शुरू में वेग कितना था u, बाद में कितना हो गया था v। यहाँ t है तो यहाँ समय का लिखेंगे, शुरू में समय 0 था, बाद में क्या हो गया t, यहाँ बराबर लगा है तो बराबर लगा देंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पर समाकलन है और dv बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे v हो जाएगा बड़ा कोष्टक लगा के निम्न सीमा नीचे और उच्च सीमा ऊपर, बराबर यहाँ पर a को बाहर कर देंगे और यहाँ पर भी इसका जो समाकलन करेंगे तो यहाँ t हो जाएगा, यहाँ निम्न सीमा यहाँ उच्च सीमा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर उच्च सीमा में से निम्न सीमा को यहाँ जो भी अक्षर रहता है इसका मान यहाँ पर रख करके घटाया जाता है। तो भी की जगह हम भी रखेंगे उच्च सीमा पहले, फिर उसके बाद निम्न सीमा और बीच में क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह। यहाँ पे ए बाहर है, यहाँ पर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, भी माइनस यू बराबर ए टी। अब आप देख सकते हैं आ चुका है भी बराबर यू प्लस ए टी। इस तरह से हमारा पहला समीकरण आ चुका है। यही गति का पहला समीकरण है। तो इस तरह से हम लोगों ने बता दिया, हमारा पहला यहाँ पर जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पार्ट 2 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कलन विधि से दूसरे समीकरण का निगमन करने जा रहे हैं। जो सेकंड पार्ट दिया था हम लोगों को, गति का तीसरा समीकरण है ये एक्चुअली। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कलन। अब देखिए एक बार हम जब इसका परिचय दे चुके हैं यू वी एस का, तो हमें बार बार नहीं देना है। हम लिखेंगे कलन की परिभाषा से, ठीक है। तो कलन की जो परिभाषा से या कलन के नियम से ऐसे करके लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्वरण, ठीक है। तो त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा, डी वी बटा डी टी, ठीक है। तो डी वी बटा डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको अलग अलग करेंगे, डी वी यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हम बटा में डी टी लिख देंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ लाना चाहते हैं। तो यहाँ हम डी एस अपने से कर देंगे, क्या कर देंगे, और यहाँ बीच में इंटू लगा ही हुआ है। अब ऐसा करने से ये हमारा फार्मूला बन गया। तो हम यहाँ बताएंगे चूंकि v बराबर होता है डी एस बटा डी टी, ठीक है। पहला और तीसरा में आप ध्यान दीजिएगा कि पहला और ये जो तीसरा हम लोगों ने यहाँ पे किया, इसमें त्वरण से ही दोनों पूरा सवाल शुरुआत होगा, ठीक है। तो अब यहाँ v बराबर डी एस बटा डी टी हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम मान रखेंगे a बराबर या करके लिख देंगे, या a बराबर क्या हो जाएगा, डी वी बटा डी एस, और यहाँ पर v हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a डी एस बराबर v डी वी, ऐसे भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है।
लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का उचित समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का उचित समाकलन करने पर, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का उचित समाकलन करने पर। अब हम यहाँ पर दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, ए डी एस, और यहाँ पर हो जाएगा वी डी वी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डी एस है तो शुरू में दूरी 0 था, बाद में यस हो गया। यहाँ भी है तो शुरुआत में u था वेग, बाद में v हो गया। अब यहाँ पर जो अचर पद है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ a बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर v बाहर नहीं निकल पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ v है, यहाँ dv है, तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं ये वही राशि है, तो ये अंदर ही रहेगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा समाकलन करने पर v²/2, और यहाँ u हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम अब यहाँ देखिए जब कुछ नहीं है बीच में तो यस आ जाएगा, यहाँ पर निम्न सीमा, यहाँ उच्च सीमा, और यहाँ पर हम इसके जगह जो भी अक्षर है इसको मान रख के 2 बार हम इसको लिखेंगे और उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे। ऐसा हम इधर भी करेंगे, s-0 ये हो जाएगा, यहाँ 1/2 v² - u² हो जाएगा। अब ये 2 का यहाँ गुणा होगा, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये 2as बराबर हो जाएगा v² - u²। अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2as। इसी को हम सीधा सीधा लिख देंगे, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर या करके हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2as। ये हमारा यही गति का तृतीय समीकरण है। ठीक है, इस तरह से हमारा हो चुका है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ख, यदि 2 सदिशों ए व बी किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं, तो सिद्ध करो कि इन सदिशों के परिणामी r a² b² प्लस 2ab करने के अंदर तथा सदिश का परिमाण a वेक्टर की दिशा से अल्फा बराबर tan इनवर्स b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा होगी, जहां a व b क्रमशः सदिशों a वेक्टर तथा b वेक्टर के परिमाण हैं और इनके बीच का कोण क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ये फिगर बनाना होगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज आपको पहले बना लेना है, जिसमें से देखिए ये OP जो वेक्टर है वो ए वेक्टर को तथा OS वेक्टर बी वेक्टर को निरूपित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका परिचय भी देना पड़ेगा। माना 2 सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर थीटा कोण पर झुके हैं तथा समांतर चतुर्भुज OPQS की भुजाओं OP तथा OS से चित्रानुसार इस तरह से प्रदर्शित हैं, और इनका परिणामी R वेक्टर जो है ये ए वेक्टर की दिशा से अल्फा कोण बनाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने सवाल को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। ये हम OP को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से Q से इस पर लंब डालेंगे, तो ये एक छोटा सा त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें कि ये जो कोण थीटा है ये कोण भी थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ क्या कहेंगे, अब हम यहाँ कहेंगे चित्र में त्रिभुज। ठीक है, तो हम एक त्रिभुज लेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, OEQ। ठीक है, OEQ में। ठीक है, तो OEQ हम ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये OEQ जो है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस नियम द्वारा क्या लिखेंगे, क्या होता है,
हाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण इसका है कितना, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कर्ण इसका ओ क्यू है, तो यहाँ हम लिख देंगे ओ क्यू का स्क्वायर, सॉरी ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ओ ई है, अगर हम इसको तोड़ें तो ये ओ पी प्लस पी ई में टूट जाएगा। किस में टूटेगा, ओ पी प्लस पी ई, क्योंकि ये ओ ई पूरा है। तो अगले स्टेप्स में हम वही करने वाले हैं, ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्यू ई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ ओ ई है तो ओ ई के जगह पे क्या हो जाएगा, ओ पी प्लस पी ई का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने बता दीजिए यहाँ पर कि ये जो ओ ई है, ये जो ओ ई है पूरा, वो हम ओ पी और पी ई जोड़ेंगे तो वही सेम चीज़ आएगा, ओ पी प्लस पी ई। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा होता है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको इस तरफ लिखते हैं, क्योंकि इधर जगह कम है। जब ये एक्सपेंड होगा, जब प्रसार होगा तो थोड़ा ये ज़्यादा जगह लेगा। तो यहाँ हम या करके लिख रहे हैं, चलिए या यहाँ पे भी कर दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्यू ई स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये ए है तो ओ पी स्क्वायर प्लस ये बी है पी ई स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी ई, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ये वाला जो है, और देखिए ये क्यू ई आप देख रहे हैं लंब है ये, और पी ई ये आधार है। ठीक है, तो अगर हम इस छोटे वाले में देखें तो इन दोनों का स्क्वायर जो है वो पी क्यू के बराबर होगा, पी क्यू स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब ये हम अलग से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम इसको साइड में यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ओ क्यू स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर हम इन दोनों की ही जगह हम यहाँ पर ये ओ पी का स्क्वायर यहाँ लिख दे रहे हैं, और इन दोनों की जगह जो मैंने टिक टिक किया है तो इसके जगह देखिए क्यू ई स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पी क्यू स्क्वायर कर लेंगे, ऐसे पी क्यू स्क्वायर यहाँ बता देंगे, चूँकि पी क्यू स्क्वायर जो है वो क्यू ई स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर के बराबर है। तो इन दोनों को हटाकर हम इसके जगह पे देखिए, इन दोनों जो टिक टिक किए हैं इसको हटाकर हम ये लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 ओ पी और पी ई। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ ओ पी है, यहाँ पे भी ओ पी है, यहाँ पी क्यू है, लेकिन यहाँ पी ई है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पी ई को हम पी क्यू के रूप में ले करके आएंगे। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा कहाँ पर, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा ये छोटे वाले त्रिभुज में। तो हम यहाँ कहेंगे त्रिभुज क्यू पी ई में, चूंकि अब यहाँ पे ना हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन दोनों की जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को हटाकर यहाँ पर मैंने पी क्यू लिख दिया है, क्योंकि इन दोनों के ही बराबर यहाँ पी क्यू होगा। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको यही बता रहा था कि यहाँ ओ पी स्क्वायर, यहाँ ओ पी है, यहाँ पी क्यू है, यहाँ अलग। तो ये दोनों जो अलग अलग हैं इसको एक करने के लिए यहाँ हम कॉस थीटा का फॉर्मूला ले रहे हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या है, यहाँ पर पी ई है
और कर्ण क्या है, पी क्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है अगर देखें तो हम पी ई बराबर, ये पी क्यू को हम इधर भेज दे रहे हैं, पी ई बराबर पी क्यू कॉस थीटा हो जा रहा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये ओ पी है, ये ओ पी है, यहाँ पी क्यू है, तो यहाँ भी पी क्यू होना चाहिए। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार ओ क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस, देखिए ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2, यहाँ ओ पी हो जाएगा, और यहाँ पी ई को हम हटा रहे हैं और यहाँ पी क्यू कॉस थीटा लिख दे रहे हैं। ठीक है, कंफर्म है। देखिए ओ पी मिल रहा है, पी क्यू मिल रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे ये सिमिलर हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर सभी के मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के मान रखेंगे, तो सभी के मान है क्या, यहाँ आप बता दीजिए। देखिए ओ क्यू, चलिए ओ क्यू के बराबर में चलते हैं, तो ओ क्यू बराबर यहाँ पर देख सकते हैं ओ क्यू क्या है, आर, तो यहाँ हम लिख देंगे आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका परिमाण केवल लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को परिमाण ही निकालना है। ठीक है, परिणामी का परिमाण, तो ये आर हो जाएगा। ओ पी बराबर कितना है, तो ओ से पी तक कितना है, ए है, ए वेक्टर है, तो परिमाण ए है। अगर हम यहाँ पी क्यू की बात करें, देखिए पी क्यू जो है इसी के बराबर तो ओ एस है, और ओ एस क्या है, बी वेक्टर, तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर बी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे तीनों ही वैल्यूज जो यहाँ पर आई हुई हैं वो सब यहाँ पर हो गए हैं। अब हम मान रखने जा रहे हैं, तो अतः यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए इसके जगह आर रखेंगे तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ या आर बराबर हम निकालें तो ये हो जाएगा करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर रिजल्ट हमको मिल चुका है। जो यहाँ पर बोला गया था परिणामी का परिमाण निकालिए, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया निकाल करके। ये क्या है, ये है परिणामी का परिमाण, आर बराबर इतना। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है, अब हमको इसकी दिशा दिखानी है। भाई देखिए ये सदिश राशि है ना, तो सदिश का परिमाण तो ये आ गया, ये इसका परिमाण आ गया, अब इसकी दिशा हमें बतानी है। तो ये अल्फा क्या है, ये अल्फा परिणामी का ए वेक्टर से कोण है। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे यदि आर वेक्टर ए वेक्टर से अल्फा कोण बनाता है, तब टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब। तो देखिए लंब क्या है, ये ऊपर वाला लंब है, तो ऊपर ये क्या है और ये क्या है, आधार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू ई, ये देख रहे हैं क्यू ऊपर था और ये ई, क्यू ई बटा ओ ई। ठीक है, क्योंकि होता है ना लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर। अब यहाँ पे इसी के बराबर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर क्यू ई और बटा में हम क्या लिखेंगे, ओ पी प्लस पी ई। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम बता देंगे मान क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, तो बताइए क्यू ई की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो क्यू ई, यहाँ पर ये क्यू ई हमें पता नहीं है तो यहाँ हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्यू ई देखिए ये ऊपर वाला पार्ट निकालना है, तो अभी हम नीचे वाला पी ई निकालना था, तो कॉस लगाए थे, अब इसको इसके लिए साइन लगाएंगे। तो हम यहाँ कहेंगे बगल में साइड में कर लेंगे त्रिभुज किसमें, क्यू पी ई में। ठीक है, यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है उसमें साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब। तो देखिए क्यू ई क्या है, ये लंब है, और बटा यहाँ पर कर्ण हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ पे क्यू ई बराबर हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो सॉरी क्यू ई बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो चुका है पी क्यू साइन
थीटा। ठीक है, अब ये पी क्यू साइन थीटा हो गया और यहाँ पर इसका मान कितना है, तो देखिए ओ पी कितना है ए प्लस इसके बाद पी का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, पी क्यू का मान रख देते हैं, तो पी क्यू का मान है कितना, तो पी क्यू का मान है बी बटा, तो पी क्यू बी और फिर साइन थीटा है। अब आप देख रहे हैं सेम टू सेम यही चीज़ आ रहा है, यहाँ पर जो आया है वही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें अल्फ़ा चाहिए, तो अब देखिए ये अल्फ़ा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स, आपको बताया गया रहा होगा टैन इनवर्स, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये दिशा भी हमारा निकल गया, ये परिणामी का परिमाण हो गया और ये क्या हो गया, परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा अल्फ़ा बराबर इतना। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने पूरा अपना जो है पेपर सॉल्व कर लिया है, दैट्स प्रूफ्ड। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी से अपना पेपर सॉल्व कर लेंगे और हम लोग सफलतापूर्वक अपना पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको फिगर में, चित्र में कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, तो आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जा कर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कहाँ पर कैसे किया गया है, हर एक पेज का PDF वहाँ पर अवेलेबल है पूरे पेपर का। तो आप वहाँ पर ज़रूर जाएं और चेकआउट ज़रूर करें। तो चलिए, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। आशा करते हैं कि आप लोगों की परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। हमारा ये प्रयास, हमारा ये मेहनत आपको ज़्यादा नंबर दिलाने में सहायक होगा और आपको सफल बनाएगा, ये हमारा प्रयास। ठीक है, तो हम ऐसे ही आपकी सेवा में लगे रहेंगे। आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, और आपको हम हर संभव मदद उपलब्ध कराने की कोशिश करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार और शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद।